Namaskar to all of you. By your permission, can we start the press conference, please? Thank you, friends. मित्रों, इस देश में जो भ्रष्ट लोग हैं, अचानक उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और उनमें एक सेंस ऑफ भय दिखने को मिल रहा है. The corrupt suddenly are feeling insecure and they're crying hoarse. And two of them who are being discussed by the media today, and two of them who are epitomes, who are representatives of the corrupts, one being Mr. Robert Vadra and the other being Mr. Vijay Mallya, they would be discussed in this press conference. Let's come to the issue of Robert Vadra first and thereafter to Mr. Mallya. See, as far as Mr. वाड्रा इज कंसर्न, जहां तक वाड्रा जी का संबंध है, रॉबर्ट वाड्रा पे अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स द्वारा 25.8 करोड़ रुपए जो उनका बकाया था, जो उन्होंने छुपाया था 2010 और 2011 के असेसमेंट में, उसे देने की बात की गई है. इनकम टैक्स ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ये पैसा डिपॉजिट करे और उनकी जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उस कंपनी ने बकाया एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था, इसे छुपा के रखा था. और आप जो 25 पन्ने का इनकम टैक्स रिपोर्ट है, जो कि मीडिया के पास भी अवेलेबल है और मीडिया के माध्यम से हमने इसको पढ़ा है, उसमें कुछ 7 और 8 बिंदु ऐसे हैं कि किस प्रकार से इलीगैलिटी में संलिप्त थे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी. मैं बड़े संक्षेप में उनका नाम रखता हूं कि क्या क्या इलीगैलिटी थी. अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, बाइंग स्प्री विदाउट हिज कंपनी शोइंग एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्थात रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी के पास पैसा और वित्त तो नहीं था, धन नहीं था, मगर फिर भी खरीदारी चल रही थी. अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड द स्केल ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम वॉज ह्यूज. जो इनकम था, जो आय था, वो अनडिस्क्लोज्ड ही नहीं था, बहुत बड़े तादाद में अनडिस्क्लोज था. आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2010-11 में रॉबर्ट वाड्रा ने उस समय जो असेसमेंट के आधार पर दिखाया था कि उनकी आमदनी मात्र 37 लाख रुपीस का था, जस्ट 37 लाख रुपीस. और अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोबारा एसेस किया है, तो उन्होंने पाया कि 43 करोड़ रुपए का उनकी आमदनी थी. तो कहां 37 लाख रुपए जो वो दिखा रहे थे और कहां जो असली आमदनी 43 करोड़ रुपए की एक वर्ष का है ये. तो आप सोचिए किस प्रकार का स्केल था छुपाना और डिस्क्लोज नहीं करने का. एस्केपमेंट ऑफ इनकम, नेम सेक एग्रीमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड लोन्स फ्रॉम कंपनीज एंड नो फंड्स टू इन्वेस्ट बट स्टिल डिड इन्वेस्ट. पैसे इन्वेस्ट करने के नहीं है, फिर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोन अनएक्सप्लेन्ड कंपनी से अनएक्सप्लेन्ड लोन मिल रहा है. इन सब के आधार पर जो इलीगैलिटी रॉबर्ट वाड्रा करते आ रहे थे, उसके आधार पर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है. और जैसा कि आप सब जानते हैं 25 करोड़ रुपए उनको देना बाकी है, देना पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स द लॉ इज कैचिंग अप विद द पीपल एंड दे हैव टू कफ अप द मनी विच इज द मनी, द हार्ड अर्न मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री. दुखद विषय तो यह है, और राहुल गांधी जी से जो सवाल हम आज पूछना चाहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके परिवार से, तो राहुल गांधी जी से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि इतने वर्षों तक जब रॉबर्ट वाड्रा इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त थे, यूपीए ओवरलुक क्यों कर रही थी? उस समय यह असेसमेंट सही क्यों नहीं हुआ? जब उनकी कंपनी को विंडफॉल गेन मिल रहा था, तो उसी अनुपात में वो देश के तिजोरी में पैसा भर्ती क्यों नहीं कर रहे थे? एक साधारण व्यक्ति तो इनकम टैक्स देता है, मगर गांधी परिवार इस प्रकार से हमने नेशनल हेराल्ड केस में भी देखा और अब रॉबर्ट वाड्रा के केस में देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे. राहुल गांधी जी का इस पर क्या कहना है? और राहुल गांधी जी से एक और सवाल है. ब्लू ब्रीजर कंपनी, ब्लू ब्रीजर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, और इस ब्लू ब्रीजर कंपनी ने बकाया डीएलएफ से पैसे लेकर जमीन खरीदने का काम किया है. बकाया डीएलएफ से पैसे लेकर जमीन खरीदने का काम किया है. और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी के पहले डायरेक्टर, ब्लू ब्रीजर कंपनी के डायरेक्टर राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी 2008 में थे.
उसके पश्चात प्रियंका गांधी जी एग्जिट करती है और उसके डायरेक्टर बनते हैं कृष्णन श्रीनिवासन। उस समय उनके नाम के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, गांधी परिवार को हेल्प कर रहे थे। और जैसे 25 करोड़ का हमने एक वर्ष का डाटा बताया है, अनेकों वर्ष इस प्रकार पैसे बचाने का, पैसे को इधर उधर करने का, पैसे को लेकर गांधी परिवार तक कैसे पहुंचाया जाए, वही नेशनल हेराल्ड वाला जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल काम कर रहा था। आज अचानक उनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले श्रीनिवास कृष्णन नाम इस व्यक्ति को, कृष्णा श्रीनिवासन नाम इस व्यक्ति को एआईसीसी सेक्रेटरी बनाया और सेक्रेटरी बनाने के पश्चात इन्हें तेलंगाना का इंचार्ज बनाया है। तो ये जो क्विड प्रो को है कि आप पहले गांधी परिवार के लिए गोरख धंधे करें और उसके पश्चात आपको हम कांग्रेस में भी सम्मिलित करके प्रमोशन देंगे, इसके विषय में राहुल गांधी जी का क्या कहना है। अब आते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो आजकल ना केवल ट्वीट कर रहे हैं मगर कुछ चिट्ठी भी सामने आई है, विजय माल्या। ये वही विजय माल्या है, याद करिए, जिस विजय माल्या से सोनिया गांधी जी के दफ्तर ने चिट्ठी लिख के डिमांड की थी कि गांधी परिवार के तमाम लोगों के लिए बिजनेस क्लास होना चाहिए। वो किंगफिशर एयरलाइंस में बिजनेस क्लास के टिकट होने चाहिए, वही विजय माल्या है। कुछ चिट्ठी सामने आई है, उस चिट्ठी पे कल से चर्चा हो रही है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 लेटर्स। In fact, this is the letter that Mr. Maल्या, this is the letter of Mr. Maल्या which is in discussion in the media today. And I have one more letter. Both these letters written to the highest office of this country, to the Prime Ministers. पहली चिट्ठी जो अभी फिलहाल में लिखा गया है 2016 की चिट्ठी है, ये 15 अप्रैल की, और उसमें विजय माल्या जी 2-3 चीजें बताते हैं। वो बताते हैं कि मोस्ट अनफॉर्चुनेटली नोटिंग I have stated above is either understood, appreciated or brought into public domain by media कि किसी भी कीमत पर इसे पब्लिक डोमेन पे नहीं लाया गया, आप लाइए। और सबसे बड़ी बात जो आज के अखबारों में भी छपी है, I have become the poster boy of all bank defaults। वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पोस्टर बॉय बन गया हूं बैंक डिफॉल्ट्स का और मैं पब्लिक एंगर का पोस्टर बॉय बन गया। मिस्टर विजय माल्या हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द किंग ऑफ गुड टाइम्स ड्यूरिंग द यूपीए एरा to becoming the poster boy of bank default and corruption. Of course, this is the distinction between the UPA dispensation and the NDA dispensation. UPA के समय वो दूसरों की पोस्टर छापते थे, UPA के समय वो दूसरों का कैलेंडर छापते थे, and he said that I am king of good times। और आज उनका खुद का पोस्टर छपा हुआ है, he is the most wanted, और वो कह रहे हैं कि मैं पोस्टर बॉय ऑफ बैंक डिफॉल्ट बन गया हूं और मैं बहुत दुखी हूं। पहले खुश थे, आज दुखी है। फिर वो कहते हैं कि एवरी गवर्नमेंट एजेंसी, द सीबीआई, द एसएफआईओ एंड द ईडी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट माई सेल्फ। और सभी एजेंसीज को क्रिमिनल बता रहे हैं। और मैं चिट्ठी में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप सबने चिट्ठी देखा होगा, अखबारों में भी छपा है। कुल मिला के लब्बो लुआब इतना है कि मैं बहुत दुखी हूं आज, क्योंकि सारी एजेंसीज मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरे सारे प्रॉपर्टीज जब्त कर लिए गए हैं और उनको बेचने के कगार पे आज सरकार आ गई है और मैं इसलिए दुखी हूं। अब मैं दूसरे चिट्ठी पर आता हूं, आपका नजर दिलवाता हूं। यह चिट्ठी 2011 की है, अक्टूबर 4, 2011 की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखी गई थी और 2 लाइन पढ़ता हूं। आई एम वेरी प्लीज्ड एंड रिलीव्ड when you responded positively and expressed support for Kingfisher Airlines, which is the single largest airline in our country, operating 380 whatever it is, वो जितना ही छोड़ दीजिए। You have asked me to follow up with Mr. TK Nair, which I did, and I am deeply appreciative of the fact that Mr. Nair immediately spoke to the concerned people in the ministries involved. I am once again appealing to you for your kind and urgent intervention, and I would be most grateful for your immediate intervention and relief as requested। 5 आप इस चिट्ठी में पढ़ेंगे पहले कि 550 करोड़ रुपए उन्हें मिल नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने गुहार लगाई थी कि मेरे पास पैसे की कमी है और मैं गुहार लगाता हूं मनमोहन जी की किसी भी कीमत पर मुझे 550 करोड़ रुपए दिया जाए। बाद में वो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बहुत 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 धन्यवाद मनमोहन जी, मैंने एक ही बार आपको कहा और आपने तुरंत मेरे उस काम को अंजाम तक पहुंचाया, मुझे कंसर्न मिनिस्ट्रीज से भी कनेक्ट करा दिया। एक तरफ मनमोहन जी को चिट्ठी और एक तरफ मोदी जी को चिट्ठी। इसी से मालूम पड़ता है कि जो करप्ट थे, जो पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन है, उनको किस प्रकार कांग्रेस ट्रीट करती थी और किस प्रकार यह सरकार ट्रीट कर रही है।
आज द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस प्रकार के सख्त कानून के बनने से जो करप्ट लोग हैं, जिनके पास बेनामी प्रॉपर्टी थी, आज उनके लिए भूकंप आ गया है। और इसलिए दिल में परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा चुकाना चाहते। दरअसल द लॉ इज कैचिंग अप विद दोज हु फेल्ट वे एंटाइटल्ड टू प्ले विद द लॉ। जिन लोगों को लगता था कि कानून के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि सरकार उनका समर्थन करती थी, वो एयरफ्लाइट के टिकट सोनिया जी और उनके परिवार को देते थे, मनमोहन जी को चिट्ठी लिखते थे। और बहुत सारी चिट्ठियां हैं, मैं समय कम है, आप लोग व्यस्त हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पीछे जो करप्ट थे उनको हम पकड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी आप जानते हैं किसकी है? चिदम्बरम साहब को लिखा था। ये 22 मार्च 2013 की है। और विजय माल्या कहते हैं, देयर हैज बीन सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फॉलोइंग माय मीटिंग विद FM and SGP, FM फाइनेंस मिनिस्टर एंड SGP, एंड स्पीकिंग टू हिम आफ्टर ही रिब्यूक्ड PAM, उनकी कंपनी के लोग हैं, yesterday SBI Bangalore have called USL and are now willing to issue NOC for preferential allotment। मतलब मैंने चिदम्बरम जी से बात की, उन्होंने फटकार लगाया बैंक को कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो विजय माल्या से NOC मांग रहे हो, तुरंत लोन दे दो। और लोन मिल गया। आगे बहुत सारी चिट्ठियां हैं जिनमें वो अपने अधिकारियों को बता रहे हैं कि हां सैंक्शन हो गया है लोन। तो किस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, हम ये आपको बताना चाहते थे कि फ्रॉम बीइंग द किंग ऑफ गुड टाइम्स टू बिकमिंग द पोस्टर बॉय ऑफ बैंक डिफॉल्ट, लोन कांग्रेस की सरकार देती थी, आज प्रॉपर्टी जब्त करके जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार काम कर रही है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, राहुल जी से हम सवाल पूछना चाहेंगे, विजय माल्या पर भी, कि ये चिट्ठी का जवाब आप दें कि मनमोहन जी तो पैसा दे रहे थे, आज रिकवरी हो रही है, और रॉबर्ट वाड्रा जी जो 25 करोड़ रुपए उनको भुगतान करना है, और जो श्रीनिवासन जी AICC के हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उनको एक नाम दिया है, गांधी परिवार को और पारिवारिक राजनीति करने वालों, नामदार। हम लोग कामदार हैं, वो नामदार है। मगर देखिए, राजनीति में वो नामदार है, मगर कमाने में बेनामी है। ये गांधी परिवार कमाती जो है, राहुल गांधी जी इसके अच्छे, वो तो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है ना, बेल पे बाहर है, बेनामी प्रॉपर्टीज इकट्ठे कर करके। तो ये बेनामी प्रॉपर्टीज इकट्ठा करना और राजनीति में नामदार बना रहना, तो आज से राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को नामदार बेनामी कह के पुकारना चाहिए। ये नामदार बेनामी है। नामदार क्योंकि डायनास्टी के हिसाब से चलते हैं, और बेनामी क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये दो विषय। और तीसरा विषय जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी जी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार इन हिज urge to criticize Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, and in his pathological hatred for Mr. Modi, the Prime Minister of India, Mr. Rahul Gandhi misses no opportunity to demean India, our motherland. और उसका एक जीता जागता उदाहरण कल उन्होंने एक ट्वीट किया है और समर्थन किया है। एक नॉन डिस्क्रिप्ट कोई एजेंसी है जिन्होंने कहा कि इंडिया में महिलाओं की परिस्थिति सीरिया से भी बदतर है। इंडिया लीड्स सीरिया एंड सऊदी अरेबिया इन रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और यह भी उसमें कहा गया कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन 2018 अगर कोई है तो वो भारतवर्ष है, वो इंडिया है। तुरंत इसको राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि मोदी जी को घेर लिया है। मिस्टर राहुल गांधी, दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। एनी पर्सन बिफोर ट्वीटिंग अगेंस्ट वंस ओन कंट्री, or rather not even tweeting, going through an article, going through any kind of data, would go through the article first, would go through the issue first, would try to understand the issue first। पहले परिपक्वता के साथ पूरे विषय को समझना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसा कहा गया है, जिस भी एजेंसी ने ऐसा कहा, क्यों कहा है। बड़े आश्चर्य के साथ मुझे बताना पड़ रहा है और आपके साथ मैं ये साझा कर रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का कोई ओपिनियन आता है तो पहला विषय जो हम लोग पता लगाते हैं कि मेथोडोलॉजी ऑफ पोल, कि क्या कोई पोलिंग हुई, क्या कोई डाटा इकट्ठा किया गया, उसके मेथड का क्या है, किस प्रकार से किया गया, क्या तरीका है। तो बाद में मालूम पड़ता है जब हमने ये पढ़ा, देयर वाज नो डाटा, ये डाटा के आधार पर नहीं था।
इट वॉज ऑन परसेप्शन। ये कुछ लोगों के सोच के आधार पर था, ग्लोबल परसेप्शन था। कुछ कितने लोग, कुछ 500 चुनिंदे लोग जिनको एक्सपर्ट कहती है ये जो एजेंसी थी, और वो कौन एक्सपर्ट है बताया नहीं गया कि कौन एक्सपर्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स ने सोचा कि पूरे विश्व में अगर महिलाओं के लिए सबसे खराब कोई देश है तो वो भारतवर्ष है, सीरिया से भी गई बीती कोई देश है तो वो भारतवर्ष है, और राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया। कोई डाटा नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। मगर देखिए, हमने स्टैटिस्टिक्स भी निकाला है, और राहुल जी आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स और होमवर्क पढ़ के आना चाहिए। क्या राहुल जी ने यह सवाल पूछा कि ये एक्सपर्ट्स कौन है, किस आधार पर ये एजेंसी ने इस प्रकार का एक बयान जारी किया? राहुल जी आप कहते हैं कि सीरिया से भारतवर्ष आज पीछे है, सीरिया से सुरक्षा के मामले में ये देश खराब है। सीरिया के विषय में राहुल जी को होमवर्क करना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि सीरिया में जो टीनेजर्स लड़कियां भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, दुर्व्यवहार हो रहा है और सेक्स स्लेव बनाए जा रहे हैं, ये हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। ये विश्व में एक शोध का विषय बना हुआ है कि आखिर वहां किस प्रकार का बर्बरता और किस प्रकार की अन्याय हो रहा है, और वैसे में सीरिया से नीचे भारतवर्ष को लाके खड़ा करना, मुझे लगता है इससे आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं, विश्व में कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, बहुत ही संवेदनशील मामला है, एंड स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल सबको एक होकर हमारी बहनें, हमारे देश की महिलाएं कैसी सुरक्षित हो और ज्यादा सुरक्षित हो। अगर 100 किया है तो 1000 तक हम काम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए, मगर फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द कंट्री। अब देखिए, FBI, अमेरिका की FBI ने डाटा रिलीज किया है अमेरिका का कि 2016 में 95,730 रेप्स हुए। ये लेगेसी डेफिनेशन के अनुसार है, 95,730 रेप्स हुए। और जब आप क्राइम रेट्स कैलकुलेट करते हो तो पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन में किस प्रकार का एक क्राइम घटता है, आप उससे रेट कैलकुलेशन करते हो। तो अमेरिका में अगर आप ये रेट कैलकुलेशन करोगे तो आप पाओगे कि अमेरिका में द रेप परसेंटेज जो है, क्राइम रेट है, वो है 40.4, 40.4%। ये उनका रेप का जो है क्राइम रेट है। भारत में उसी अनुपात में उसी वर्ष जो एनसीआरबी की डाटा आई थी 2016 में, वो 6.3 है। 40% से अधिक अमेरिका में है, भारत में 6.3 है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, जो डाटा 2015 और 16 में उन्होंने जारी किया था, 100 देश में भारत का नाम नहीं। वैसे में आप भारतवर्ष को सीरिया से पीछे बताकर किस प्रकार की राजनीति को अंजाम देना चाहते हो? मैं राहुल जी से ये 2 सवाल पूछते हुए आज के प्रेस को यही अंजाम देता हूं। कोई प्रश्न आप में है तो आप जरूर पूछिए।